नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, दिल्ली में जो धमाका हुआ, जिहादी डॉक्टरों ने जो धमाका किया था दिल्ली में 10 नवंबर के दिन पिछले साल, अब तो उसमें यूएन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि मसूद अजहर की करतूत थी, जैश ए मोहम्मद की करतूत थी और अब तो उसका कोई महिला ब्रिगेड भी तैयार है सुसाइड। हाँ, बिल्कुल अंजू, बिल्कुल सही कहा। ये देखिए क्या हो रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में उनके ठिकानों को इस बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद से ये जो आतंकवादी संगठन है ये बहुत डेस्परेट हैं। डेस्परेट होने की वजह दो तीन है। पहली वजह तो ये है कि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी की कमजोरी रही, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने उनके कुछ मिनटों में उनके तमाम आतंकवादी अड्डों को खत्म कर दिया। तो उसके बाद से वो पूरी तरह से इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आतंकवादी अड्डों को दोबारा एस्टेब्लिश कर सकें, और उसके लिए उनको आवश्यकता है फंडिंग की। फंडिंग के अलावा उनको अपने मॉडस ऑपरेंडाई जो है उसको भी वो रिव्यू कर रहे हैं, और उनको ये इस बात का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि अगर बुर्का क्लैड महिलाओं को और इनको अगर हम एक्टिवेट करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे और इनको हम एक 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 इस प्रकार की ब्रिगेड के रूप में तैयार करेंगे जो कि भारत में आकर के आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें, उनकी मदद कर सकें, और जब आवश्यकता हो वो एक फिदायीन तरीके से वो हमला कर सके। इस वजह से उन्होंने एक महिला ब्रिगेड तैयार करी है, और उसमें लगातार उसमें उसमें पूरे पाकिस्तान से और भारतवर्ष में भी उसके लगातार रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। ये जो जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, जो नेताजी सुभाष मार्ग पे जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें जिस प्रकार के लोग उसमें शामिल थे, वो जो लेडी थी वो भी भारत में इस प्रकार की महिलाओं को रिक्रूट करने की एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट थी। वो भारत में महिलाओं को रिक्रूट इसी डॉक्टर महिलाओं शाहिदा, महिलाओं की ब्रिगेड में है। लख लखनऊ की हाँ, डॉक्टर शाहिदा उनका नाम था सर। शाहिदा, हाँ, तो वो इसीलिए वो नॉमिनेटेड थी, और वो डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद की टॉप हायरार्की के साथ कम्युनिकेशन में थी। तो ये उन्होंने दो तीन चीजें करनी शुरू करी हैं। फंड रेज करना शुरू किया है, पहली बात। दूसरी बात, अपने जो अड्डे, आतंकवादी अड्डे हैं, उनको दोबारा रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है, और मॉडस ऑपरेंडाई में इस प्रकार का चेंज लाने का प्रयास किया है ताकि इस तरीके के लोगों को जो कि इनोसेंट ज्यादा नजर आए, जिस पे ज्यादा इमीडिएटली, क्योंकि देखिए भारत के जो इवन सिक्योरिटी फोर्स उनकी जो साइकी है वो ये होती है कि हम महिलाओं के ऊपर एकदम से शक नहीं करते हैं। तो उनको ये अब लगना शुरू हो गया है कि भारतवर्ष में अगर ज्यादा सफलता के साथ आपको आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना है, तो आपको इस प्रकार की महिला ब्रिगेड की भी आवश्यकता है, और इनका भी इनको इनको मोटिवेट करके इनसे आप आतंकवादी घटनाओं को अंजाम करवा सकती हैं। इस वजह से एक बहुत बड़े स्केल पर इस प्रकार की महिला ब्रिगेड को रिक्रूट किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको ब्रेन इंडोक्ट्रिनेट, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और ये एक मेरे हिसाब से बहुत घातक, खतरनाक सिचुएशन भारतवर्ष के लिए बन सकती है। सर, ये बातें तो शुरुआत में आ गई थी जब ये जिहादी डॉक्टर पकड़े गए थे एल्फ्ला यूनिवर्सिटी वाले, और उनमें ये डॉक्टर शाहिदा लखनऊ वाली पकड़ी गई थी। तब ये बात आ गई थी कि ये मसूद अजहर की जो एक महिला ब्रिगेड है उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सर, अब तो खुलासा यूएन कर रहा है, यूएन की रिपोर्ट कह रही है, और हमारे देश में तो बुर्का पहनकर घूम ही रही है महिलाएं। अब उनमें से कौन सी बॉम्बर है ये पता करना तो बहुत मुश्किल है ना। और इन्होंने तो यहीं के स्लीपर सेल्स को अब एक्टिवेट किया है। तो आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति हो सकती है ये। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, भयावह स्थिति हो सकती है। इसीलिए हमको इस चीज को सोचने समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के लोगों को किस प्रकार की आपको स्वतंत्रता देने की जरूरत है। आप जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तब आपको कुछ और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। आप किस प्रकार से इनको इस चीज को चेक कर सकते हैं, इस चीज को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। आप ये देखेंगे कि इस तरह के लोगों की जो एक्सेस होती है वो बहुत ज्यादा जगह पर हो सकती है, और हमको ये पता लगाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि कौन, जैसा कि आप बता रहे, कौन इसमें आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला है, कौन क्या करने वाला है। ये जो स्लीपर सेल्स है, देखिए
ये जो स्लीपर सेल्स हैं, ये आज की बात नहीं है। सालों, वर्षों से इनको पाला जा रहा है। ये जो इकोसिस्टम है, जो टेररिज्म का जो सपोर्ट सिस्टम उन्होंने भारतवर्ष के हर हिस्से में, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, हर भारतवर्ष के हर हिस्से में इस प्रकार के इकोसिस्टम को तैयार किया हुआ है। देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब ये हेडली और तहव्वुर राणा भारत में रैकी कर रहे थे, 10 शहरों का इन्होंने इन्होंने पूरा रैकी करी। वो कैसे कर पाए? हर जगह उनको जाने की जगह, रहने की जगह, एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ मिला। वो कौन दे रहा था? वो यही स्लीपर सेल्स, इनकी बात का आप कर रही हैं, ये वही स्लीपर सेल्स थे जो उनकी पूरी मदद कर रहा था। और वो फ्रीली 10 सिटीज में घूम करके बॉम्बे को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और बॉम्बे में 26/11 करके भी दिखाया। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये बहुत पुराना, वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब इस इकोसिस्टम को ध्वस्त करने का समय, मुझे लगता है, कोशिश हो रही है और अब पूरी तरह से इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। और आने वाला समय दिखाएगा कि हम इस इकोसिस्टम को ध्वस्त कर पाएंगे। एक चीज इसमें बहुत आवश्यक है अंजू समझने की, वो ये है कि हम लोग हैं, आम जन, उनको इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि इस प्रकार का इकोसिस्टम भारतवर्ष में एग्जिस्ट करता है और इसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं बाहर वाले देश, हमारे शत्रु राष्ट्र। और इस इकोसिस्टम को सपोर्ट हमारे अंदर के लोग दे रहे हैं। हमारे अंदर में कुछ राजनीतिक नेतृत्व भी इस प्रकार का हमारे देश में है जो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहा है। वो चीजें हमें आइडेंटिफाई करके और उनको एलिमिनेट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप हर इस प्रकार की आपदा में कुछ लोग राजनीतिक अवसर तलाशने का प्रयास करते हैं और जब वो राजनीतिक अवसर तलाशने का प्रयास करते हैं, तब अपने आप आपको पता पड़ता है कि किस प्रकार से आप सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके और अपना राजनीतिक जो धर्म है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजू सर, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस देश में हिजाब पहनेंगे उसको लेकर बवाल हो जाते हैं, बुर्का पहनेंगे उसको लेकर बवाल हो जाते हैं। यूरोप के तो कई देशों में बुर्का बैन हो चुका है, वहां तो बुर्का नहीं पहनने दिया जाता। लेकिन भारत में अगर ये बुर्का क्लैड महिलाएं ही वो महिलाएं हैं जो कि मसूद अजहर की महिला ब्रिगेड में शामिल हैं, तो इनको पहचान करने के लिए तो सीधे सीधे बुर्के पर रोक लगानी पड़ेगी। तब तो देखिएगा कैसे यहाँ पर कितना बवाल मच जाएगा। वो सारे के सारे रेडिकलाइज सबके सब वो इस्लाम का नाम ले लेकर रायता फैलाने लग जाएंगे। असदुद्दीन बिल्कुल ओवैसी बिल्कुल। अलग शोर मचाएगा, हाँ, मुल्ला मौलवी अलग शोर मचाएंगे। भाई असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि ये वो वी आर वेटिंग फॉर अ डे कि जब एक बुर्का क्लैड भारत की प्रधानमंत्री बन जाए या समथिंग, सदर रियासत व्हाटएवर। तो ये देखिए, इन लोगों को ये चीज सिस्टमेटिकली हमको करनी पड़ेगी। इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं, इस प्रकार के जो जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, वो आप अचानक से नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ज्यादा जरूरत आपको लोगों को अवेयर करने की है। आप लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई इस प्रकार की जो 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 छूट दी जाती है वो देश की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आपने देखा कर्नाटक में किस प्रकार से दंगे फसाद हुए इसी बुरखे को लेकर के। तो ये जब तक आपके वो लोग जो इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जो ईरान में हुआ वहां की महिलाओं ने, हालांकि उसको बहुत बुरी तरह से दबा दिया गया, लेकिन वहां जब महिलाएं खुद वो निकल करके बाहर आएंगी, तब आप इस प्रकार को, इस चीज को कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह इस बात को मैं एग्री करता हूं और इस बात को मैं डंके की चोट पर दोबारा कहना चाहता हूं कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। अगर किसी प्रकार के व्हील को शत्रु हथियार के तौर पर प्रयोग में ला रहा है, तो उसको रोकना, उस पर कंट्रोल करना, ये राष्ट्र का, राष्ट्र के लोगों का और सरकार का एक मेरे हिसाब से जिम्मेवारी है। और इसको हमें लगता है कि आप डायरेक्टली बैन करना, ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और मैं आपको बता सकता हूं कि इसका सोल्यूशन निकल के रहेगा भारतवर्ष में। हाँ, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन याद कीजिए कि चुनाव में जब वोट डालने के लिए ऐसी महिलाएं जाती तो वहां पर अगर बुर्का उठाकर इनकी पहचान करने की कोशिश होती है, उस पर बवाल हो जाता है।
वहां शोर मच जाता है कि अरे ये तो हमारे धर्म में दखल अंदाजी है, इस्लाम में दखल अंदाजी है, कैसे आपने एक महिला से कहा कि वो अपना बुर्का उठाए, ऐसी ऐसी नौबत आ जाती है सर। तो बहुत संभल कर फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन जहां पर राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है सर, वहां पर बिल्कुल। तो आपको कठोर से कठोर कदम भी कई बार उठाने पड़ते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है इस दिशा में काम जरूर हो रहा होगा। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि इस तरह के मामलों में राजनीतिक फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है इस देश में। आप ये सोचिए कि जनरल नरवणे ने किताब लिखी, 2023 से वो किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पड़ी हुई है, वो अब जाकर सामने लाई जाती है, और उसमें एक तरह से लोगों को गुमराह किया गया। आपने तो वो किताब जो एक्सेप्ट जो उसके कुछ कुछ चीजें हिस्से जो थे वो पब्लिक डोमेन में थे, आपने भी वो पढ़ लिए हैं। तो सर, उसमें आपको कोई कहीं पर ऑब्जेक्शनेबल बात नजर आई जिसको लेकर राहुल गांधी ने इतना रायता फैलाया? बिल्कुल नहीं। देखिए देखिए अंजू, इसकी एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, इसकी टाइमिंग आप देखिए। ये चीज 2 वर्षों से पेंगुइन के पास, ये पब्लिशर के पास है। 2 वर्ष पहले का वही राहुल गांधी उस ट्वीट को पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये ट्वीट देखो, नरवणे साहब का एक ट्वीट है। उस ट्वीट को आज उसको पार्लियामेंट में उछालने की जरूरत क्या पड़ी? ये देखिए, इनका ये ट्रेंड रहा है पिछले, जब जितने भी समय से ये लोग सत्ता से बाहर हैं, उनका ये ट्रेंड रहा है कि कोई भी पार्लियामेंट का सेशन हो, शुरू हो, कोई ना कोई उनके पास एक मुद्दा होना चाहिए, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, ईवीएम हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, कुछ ना कुछ निकाल करके मुद्दा उनको लेकर के आए, ताकि वो सरकार को घेर सकें और काम ना करने दे सकें। ये कांग्रेस का, और जो कांग्रेस के नेता हैं सो कॉल्ड, उनका ये ट्रेंड रहा है। तो इस बार जब उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, चौकीदार चोर काम नहीं आया, वो राफेल वाला काम नहीं आया, आपने ईवीएम किया वो काम नहीं आया, इलेक्शन कमीशन किया, ईडी किया, संस्थाएं की, सुप्रीम कोर्ट किया, कुछ काम नहीं आया, तो उन्होंने अब ऐसा प्रयास किया, मेरा मेरा ये मानना है कि अब डायरेक्टली एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगली उठाओ और उससे और सरकार के बीच में कोई फ्रिक्शन करने की कोशिश करो, जिसको कि राष्ट्र, पूरा राष्ट्र, नो मैटर हु यू आर, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, एबीसीडी, यूबीजेड, कोई भी हो, सेना के प्रति मेरा मानना है, सेनाओं के प्रति अभी भी वो सबकी भावना एक है। तो उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और उसके एक पूर्व प्रमुख के ऊपर उंगली उठाएं, ताकि इस बार सरकार को घेरा जा सके। ये इतनी घटिया मानसिकता है, ये हमारे देश के लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से इस चीज को उठा करके वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख को आप एक विलन के तौर पे अपने, वही मैं कह रहा हूं, हर आपदा में ये अवसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपदा नहीं है तो पहले आपदा को क्रिएट करो और फिर उसमें से अपना अवसर खोजने की कोशिश करो। लेकिन इस बार भी मैं आपको बता सकता हूं, वो पूरी तरह से विफल रहे हैं और आज उनको स्वयं नहीं पता पड़ रहा है कि क्या इस बुचल के जिसमें वो खुद फंस गए हैं चक्रव्यूह में, उसमें से कैसे निकलें। देखिए, तो सब दूसरी बात यह है कि तो पहले टाइमिंग की मैंने बात कर दी। मैंने काफी लगभग 80% किताब पढ़ रखी है। कहीं भी कोई भी ऐसी चीज किताब जनरल नरवणे ने नहीं लिखी है जो कि भारत सरकार को या किसी को भी जो कि नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं मिली। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि वो एक बहुत सक्षम, बहुत समझदार, आफ्टर ऑल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनको पता है क्या नहीं है। अब क्या इन्होंने लिखा है, इन्होंने भी जितनी बात जहां भी उन्होंने रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री का उल्लेख किया है पुस्तक में, उसमें हर जगह पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी उसके साथ पूरा सम्मान देते हुए उनका उन्होंने उस बुक के अंदर मेंशन किया है। हर बार उन्होंने बताया कि कैसे हर चीज के लिए प्रधानमंत्री उनसे थे, हर बात तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री को एक अलग पेडेस्टल पे, मुझे जो लगा कि एक बहुत बेहतरीन पेडेस्टल पे ला करके बैठाया है कि प्रधानमंत्री जो है वो आज ऐसा एक प्रधानमंत्री हमारे पास है जो कि सेनाओं की चीजों को समझता है और सेना को खुली छूट देने में विश्वास रखता है। और ये जिस
सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जिस पैराग्राफ की ये लोग बात कर रहे हैं, वो पैराग्राफ भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहा है। उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया है, हॉट पोटैटो। आर्मी में जब आप बात करते हैं तो इस प्रकार की बात, कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाता है तो आप उसको इसी प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज नॉट ए डेरोगेटरी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के खिलाफ। और इतना मैं आपको बता सकता हूं कि गलवान से पहले डोकलाम में और उसके बाद कैलाश रिज पे हर जगह चीन को मुंह की खानी पड़ी है। अंजू, ये इन कांग्रेसियों को पच नहीं रहा, क्योंकि सन 47-48 में हमने 40% आजादी से लेकर के 1959 तक 40% लैंड जो है वो चीन को दे दी, चीन के कब्जे में है। 50 एजेंसीज ने, सीआईए ने बताया कि अक्साई चीन में एक्टिविटी चल रही है, वहां पर सड़क बनाई जा रही है लासा से लेकर के चिंकियांग तक, और उस पर आंख बंद करके ये लोग बैठे रहे। और अब ये लोग ऐसी सरकार के खिलाफ जिसने कि चीन को झुकने पर मजबूर किया, जो आप वहां पर लोग हैं उनसे पता लगाइए, जो ये इस चीज को जो वहां पर मौजूद था वो जानता है कि कैसे चीन के जो टैंक जो आ रहे थे वो वापस कैसे गए। तो ये हमको समझने की जरूरत है। और जितना बता सकता हूं मैं कि इस एपिसोड के बाद भी चीन ने नतमस्तक होकर के गया है, यहां से विड्रॉ किया है, और ये भी भारत की एक कूटनीतिक जीत है। और जो आदेश दिया प्रधानमंत्री ने एज ए आर्म मिलिट्री कमांडर, जो कि मैं रहा हूं, मैंने भी लगभग 4 दशक इस सेना में निकाले हैं, वो उससे अच्छा कोई हुक्म हो नहीं सकता। आप जब ये कहते हैं कि जो आपको उचित लगे वो आप करिए, फिर उन्होंने एक जगह एक और बात करी है कि 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे। देखिए, जब आपने एक इंफॉर्मेशन दी जो कि आपका कोई पैक्ट हुआ है, उसके खिलाफ हरकत हो रही है, तो वो जो 2-3 घंटे थे, वो 2-3 घंटे लगे नहीं थे। उन 2-3 घंटों में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दुबक के नहीं बैठे थे। उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट किया था, उन्होंने कहीं जाकर के बात करी होगी, उन्होंने कहीं जाकर के चीन को कहा होगा, प्रधानमंत्री से, शी जिनपिंग से बात हुई होगी या किससे, तो उसमें टाइम लगता है। उसके बाद अगर आपको ये पता हो तो वो टैंक आए, फिर वो कुछ देर बाद रुक गए। शायद वो उस बैक चैनल एक्टिवेशन का नतीजा था, जब वो रुक गए। और उसके बाद वो दोबारा उन्होंने जब हरकत करनी शुरू करी, तब उन्होंने कहा कि अब आपके जो समझ में आए वो करिए, क्योंकि ग्राउंड पर आप हैं। प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि वो ये बताए कि भाई 4 गोली आप बाएं से फायर करो, एक तोप यहां से चलाओ, एक बम वहां से गिरो, ये थोड़ी प्रधानमंत्री बताएगा। प्रधानमंत्री यही बोलेगा कि आप ग्राउंड पे हैं, आप कमांडर हैं, आप करिए। देखिए, यही चीज अगर पाकिस्तान के खिलाफ होती है, कहीं और होती तो कोई और रिएक्शन होता, शायद बताया भी नहीं जाता। ये जो 1996 का पैक्ट है, उसकी वजह से इसको बताने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इस जगह पर फायर करने का आदेश नहीं है। तो उसके बाद ये मुझे लगता है कि जनरल नरवणे ने भी कहा होगा कि मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन्होंने इस हॉट पोटैटो का मिस इंटरप्रिटेशन किया है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रधानमंत्री के इस कम्युनिकेशन से मैं पूरी तरह सहमत, सेटिस्फाइड हूं कि इसी प्रकार की छूट, इसी प्रकार का विश्वास आपको आपकी आर्मी में दिखाना पड़ेगा। अब नरवणे की क्या उस समय डायलेमा था, वो ये था कि हालात किस प्रकार के थे, कोविड उस समय चरम पे था, और आर्थिक रूप से भारत कहीं ना कहीं आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। तो उनको इस बात का गुमान था कि उनके किसी एक्शन से कहीं ऐसा ना हो कि बात बढ़े और उसका भारत के ऊपर जाकर के क्या असर होगा। इसका ये भी एक अच्छे कमांडर की, अच्छे लीडर बिल्कुल। की बात होती है।
सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हमारे आर्मी चीफ रहे हैं और अगर उनकी किताब किसी वजह से अटक गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, तो आप उस किताब में से कुछ टुकड़े लेकर फ्रेजेस को तोड़-मरोड़ कर जनता के सामने रखो, सदन में उसको रखने की कोशिश करो और पूरे देश को आर्मी के बीच में कहीं न कहीं रिफ्ट पैदा करने की कोशिश करो। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, हमारे आर्मी चीफ को विलेन बनाकर पेश करने की कोशिश ही तो राहुल गांधी ने की, किसके कहने पर की? सर, इसको लेकर तो बवाल मचा हुआ है संसद में क्योंकि निशिकांत दुबे ने कहा कि वो सोरोस एंड कंपनी के कहने पर चलते हैं और उनको ट्यूशन कहीं से मिलती है। जितने भी प्रोपेगेंडे सर वो मोदी सरकार के खिलाफ लेकर आते हैं वो सारे के सारे वहीं से जुड़े होते हैं क्योंकि वो जिन यात्राओं पर जाते हैं वियतनाम कोलंबिया उन यात्राओं का कोई लेखा जोखा पता ही नहीं किसी को कि हमारा एलओपी कहां गया और किस मकसद से गया, किस लिए गया, किन लोगों से मिला। तो उन पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि वो सोरोस के कहने पर एक काम करते हैं, फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग लेते हैं, सर तो अब ऐसे आरोप तो लगेंगे ना। दिख तो यही रहा है क्योंकि आप आर्मी में पहले जातिवाद ढूंढते हैं। आप ही की पार्टी के लोग आर्मी के चीफ को गली का गुंडा कहते हैं। आपको लगता है कि आर्मी जो है खून की दलाली करती है और उसके बाद आप आर्मी चीफ एक्स आर्मी चीफ की किताब को लेकर रायता फैला देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आका को खुश करने के लिए तो ये किया गया ना। अंजू, आप इस बात को आरोप कह रही हैं, मैं इससे एक स्टेप आगे जाकर के बात करना चाहता हूं। ये आरोप नहीं है, ये निश्चित मुझे लग रहा है कि निश्चित है कि किसी ना किसी प्रकार के जब भी ये बाहर जाते हैं, आपने देखा किस प्रकार से सोरोस, उसके साथ वाले लोग, उसके उनके साथ इनके लगातार मिलाप हैं। सोरोस के बेटे की शादी अटेंड करने जा रहे हैं और जॉर्ज सोरोस जो है वो नोन, इसमें कोई डिस्कशन की या आरोप की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्ध है, सिद्धम है कि जॉर्ज सोरोस जो है वो भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाना, ये उन्होंने, और भारत की सरकार को गिराने की कोशिश करना, एक तमाम चीजें वो लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से, ये जो अमेरिका की डीप स्टेट है वो सिस्टमेटिक तरीके से भारत को डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है। वजह बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार की आर्थिक फ्रंट के ऊपर हम प्रगति दिखा रहे हैं, जिस प्रकार की मिलिट्री पावर हम उभर करके सामने आ रहे हैं, वो उनको पच नहीं रही है, ये शब्द सही है। और इस वजह से वो यहां पर कुछ लोगों को कल्टीवेट करके और उनकी मदद से, देखिए, और आज भी जिस प्रकार से इतनी बेहतरीन आपकी जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुई है, और अकेला दुनिया का देश ऐसा है जिसने अमेरिका को आंख दिखा करके अमेरिका से ऐसी डील करी है जो कि हमने अपनी शर्तों पे करी है, उसके खिलाफ भी ये कुछ लोग उसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोगों को सड़कों पे उतार रहे हैं और ये कर रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है, इनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में इलेक्शंस हैं और उस इलेक्शन तक इस चीज को अगर ये नहीं चलेगा तो कोई और ला करके करेंगे। किसी ना किसी तरीके से ये गड़बड़ी फैलाते रहेंगे और गड़बड़ी फैलाने की वजह यही रहेगी कि किसी भी तरह से अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करें। तो ये जहां तक सवाल सोरोस और उसके इन्फ्लुएंस का है, ये बाकायदा इन्फ्लुएंस न केवल इसकी करंट लीडरशिप पे है बल्कि प्रीवियस लीडरशिप के ऊपर भी उनका पूरा इन्फ्लुएंस था। और भी कई चीजें हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में होने वाली कुछ एक्टिविटीज हों या यहां पर हों, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हैं। जितनी बार ये बाहर जाते हैं, न केवल वो क्या करते हैं ये खुद जानते हैं, चीन से इन्होंने क्या पैक्ट किया ये जानते हैं, जब डोकलाम हो रहा था तो ये चीनी एम्बेसी में क्या कर रहे थे वो ये जानते हैं, देश के बाहर जाके वो किससे क्या बात करते हैं वो ये जानते हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। और हर बार जब भी वो बाहर जाते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत इनको बोलना आता है, ज्यादा बोलना तो वैसे आता नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत बोलना आता है उसमें वो भारत की बुराई करते हैं, भारत के प्रजातंत्र की बुराई करते हैं, भारत की लीडरशिप की बुराई करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इनके अपने इंडिविजुअल डिजाइन्स नहीं है, ये डिजाइन्स, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कहीं और से आ रही है और वो मैं और आप सब समझते हैं वो स्क्रिप्ट कहां से आ रही है। और इसको अरेस्ट करने की, बंदे को नहीं, इस फिनोमिना को अरेस्ट करने की जरूरत है। इस बात का यकीन करने की जरूरत है, लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हर चीज का, हर पॉजिटिव जो अचीवमेंट है भारत का, उसको नेगेटिव दिखा करके और सिर्फ राजनीतिक, देखिए ये मोदी विरोध करते करते राष्ट्र विरोध में पारंगत हो गए हैं और हर इनका एक्ट, चाहे वो भारत की सेना और भारत के सेना प्रमुख और भारतीय सरकार के बीच में रिफ्ट करना, फ्रिक्शन बनाना, ये
तमाम चीजें, ये इनका काम नहीं हो सकता। ये डिजाइन कहीं और से आता है और उस डिजाइन को अरेस्ट करने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, कहीं से तो पढ़ाया जाता है, कहीं से ट्यूशन दी जाती है, इसीलिए इतना रायता फैलाया जा रहा है। और बिना तथ्यों के आप सदन में बोलें सर, तो इस पर तो सवाल उठेंगे। अभी तो उन्होंने जो भाषण दिया था, भाषण देना कहाँ पे है, बजट पर देना है कि क्या बजट में क्या क्या खामियां उनके हिसाब से रही। विपक्ष के नेता हैं, सवाल उठाना उनका फर्ज है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, एप्स्टीन फाइल में फलाने का नाम आ गया, धमकाने का नाम आ गया। सर एप्स्टीन फाइल में किसका नाम नहीं आया? पीएम मोदी को लेकर इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया। इजराइल में उनका दौरा था, उस दौरान का वीडियो आप देखिए, किस तरह का एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर पीएम मोदी को बदनाम कर रहे हैं। गांव गांव में, दूर दराज के इलाकों में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस तरह का प्रोपेगेंडा इनका मोदी के खिलाफ। हाँ, मैं वही कह रहा था। देखिए, अगर आप मोदी का विरोध करिए, बिल्कुल आपका राजनीतिक आपका हक है, लेकिन मोदी विरोध करते करते आप राष्ट्र के विरोधी बन जाए, राष्ट्रद्रोह में के लगभग लगभग, ये शब्द बहुत भारी है, लगभग इस तरीके की आपकी जो हरकतें हैं वो राष्ट्र के खिलाफ काम करने लग जाएं, तो उससे मेरे ख्याल से बुरी कोई बात नहीं हो सकती है। ये देखिए, हम लोग जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये कई दफा इस बात को सिद्ध किया जा चुका है। आज आज मैं एक चैनल पर था, तो वहां एक पाकिस्तानी पत्रकार था। आज की तारीख में जितने भी पाकिस्तानी लोग आके बातचीत करते हैं भारतीय चैनल पे, वो यही कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो आपके ऑपोजिशन वाले लीडर्स ये, उसने यही बात करी कि भाई राहुल गांधी ने कहा है कि आपने अपनी भारत माता को बेच दिया, तो आप अब आप क्या बात कर रहे हो? तो यहां मेरा जहां तक प्रश्न है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी आपका कृत्य इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो कि राष्ट्र के खिलाफ जाए। इनकी जो भाषा है, इनकी जो जो बोलने का जो जो इनकी स्क्रिप्ट है, वो वही है एग्जैक्ट वर्बेटिम जो पाकिस्तान या चीन या जॉर्ज सोरोस का अमेरिका का डीप स्टेट चाहता है। जो चीज ये बोलते हैं वही पाकिस्तान बोलता है, जो चाइना आज बोल रहा है वो कल ये बोलते हैं, या वाइस वर्सा, जब ये बोलते हैं वो चाइना कहता है। अब आप मुझे बताएं कि जब अरुणाचल प्रदेश में पिछले से दो साल पहले जब स्कर्मिश हुआ था, तब चीन जो कि अपना पूरा उसका सिस्टम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर निर्भर है, उसके ग्लोबल टाइम्स में कोई खबर नहीं छपी। अगर चीन ने एक भी व्यक्ति को एक भी चांटा अपनी तरफ मर्जी से मार दिया होता, तो उसको 40 दिन तक वो गाते रहते। उस पे किसी ने, चीन ने कोई उंगली नहीं उठाई। उस पर इसी नेता ने कहा था कि भारत का सैनिक पिट रहा है, मर रहे हैं। कौन पिट रहा है, कौन मर रहा है, ये तो आर्मी से पूछो, वो बताएगी। सोर्स आपका क्या है, कौन सा कैमरा आपने कहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का कोई भी काम आप अपना राजनीतिक विरोध करें, लेकिन राजनीतिक विरोध का अर्थ ये नहीं है कि आप भारत विरोध करना शुरू कर दें, और हमारे जो शत्रु देश हैं या हमारे एडवर्सरीज हैं, शत्रु देश भी नहीं कहूंगा, जो एडवर्सरीज हैं, उनको एक पका पकाया भोजन प्रस्तुत कर दें कि भाई आप आइए और इन चीजों को मैं आगे बोल करके और इससे हमारे देश का नुकसान करने का प्रयास करिए। तो ये मेरा मानना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, राष्ट्र विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, राष्ट्र है तो हम सब है ना, राष्ट्र सर्वोपरि है हम सब के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा हर वो बात कही है सर जिसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया, चाइना ने फायदा उठाया। आर्टिकल 370 हटाया गया था घाटी से, तो राहुल गांधी ने जो जो बयान दिए थे, उन सारे बयान को उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूएन में कोट किया था। ये कहा था कि मैं तो कह रहा हूं, ये तो वहां का अपोजिशन का लीडर कह रहा है। तो राहुल गांधी हमेशा इस कोशिश में रहते हैं सर कि वो ऐसे बयान दें जो भारत को नुकसान पहुंचाए और पाकिस्तान और चीन के लिए एक बैठे बिठाए अच्छा एजेंडा, प्रोपेगेंडा मिल जाए। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से एप्स्टीन फाइल को लेकर आरोप लगाए सर, तो वो भूल गए कि उनका खुद का नाम उसमें है, उनकी माताजी का नाम खुद उसमें है। कहा गया वो मदद मांगने गई थी कि इस सरकार को हटाइए, हमें जिताइए। ये सारी बातें भी तो है। तो सर ये ध्यान रखना चाहिए, जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरों पर पत्थर तो ना फेंके। अभी तो दुबे ने ये प्रस्ताव संसद में रखा है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए और इनको डिबार किया जाए कि चुनाव ना लड़ पाए। अगर इस तरह की बातें होने लगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ, तो उनके लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। वैसे भी वो जनरल नरवणे की किताब पर पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं कि उनकी पक्की पकाई खिचड़ी थी जो उन्होंने परोसने की कोशिश की। अब देखते हैं सर इस मुद्दे पर आगे चलकर क्या होता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बड़े विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। अंजू।